ठीक है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और फिगर इट आउट के बाद हमें देखना है एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, मतलब अब हम पढ़ेंगे यहाँ से पैरेललोग्राम के बारे में और रोम्बस के बारे में। ठीक, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। टुडे इज 9। कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर। हमने ये जाना कि क्वाड्रिलेटर में कोई भी क्वाड्रिलेटर है, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी, उसमें जो एंगल है वो तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटर कोई इस तरह का पॉसिबल है जिसमें तीन एंगल 90 डिग्री के हो और जो चौथा एंगल हो वो कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है, 90 ना हो, बस कुछ और हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसको, यही आपका क्वेश्चन बनेगा कि हाउ इज पॉसिबल टू कंसिडर क्वाड्रेटर विथ थ्री एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड द फोर्थ इज अदर देन ऑफ 90 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। तो इसको कैसे डिडक्ट करेंगे? ये डिडक्ट करेंगे हम एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटर में ट्रायंगल बनाएंगे और उस हिसाब से डिडक्ट करेंगे, उसके मदद से डिडक्ट करेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटर है, EMOS या SOME, कुछ भी नाम दे दो, ये क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर है कि नहीं है? ठीक है, फोर साइड्स, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटर में अगर हम डायगोनल ज्वाइन कर दें S और M, तो हमें दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। एक ट्राइंगल मिल जाएगा आपका SEM और दूसरा ट्राइंगल मिल जाएगा आपका SOM। ओके, ये दो ट्राइंगल आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल ट्राइंगल की मदद से हम कैसे पता करेंगे कि क्वाड्रिलेटर के तीन एंगल 90 डिग्री हो और चौथा कुछ और हो अदर देन 90 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है? इसी इसी को डिडक्ट करना है। तो यहीं से आपका सॉल्यूशन होगा, जो आपका क्वेश्चन ऊपर है कि उसी का सॉल्यूशन है यहाँ कि हम मान लेंगे कि हमने इसमें दो ट्राइंगल मान लिया। अब ट्राइंगल के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है? हमें ट्राइंगल के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो कंसीडर अ क्वाड्रिलेटर सम, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटर सम एक क्वाड्रिलेटर है SOME, draw a diagonal SM, we get two triangles, triangle SEM and SOM। ओके, अब हमें क्या पता है? अब हमें ये पता है, ये पूरी लाइन लिखेंगे यहाँ से लेके ये पूरी चीज डिडक्शन में लिखेंगे जब अगर अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो, कि ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री के बराबर होगा और SOM ट्राइंगल में एंगल 4 + 5 + 6 एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक हमें ये चीज पता है। तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट डू वी गेट? ये चीज आपको नहीं लिखना है, ये व्हाट डू वी गेट व्हेन वी ऐड ऑल दिस सिक्स एंगल्स, ये आपको लिखना नहीं है अपने सॉल्यूशन में। बस जितना हम मार्क करते हैं सॉल्यूशन में, डिडक्शन में, उतना ही लिखना है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट, वी विल हैव, यानी कि अगर हम सारे एंगल्स को प्लस कर दें, कैसे? कि एंगल वन, इसको एंगल 1 + 2 + 3 ही उठा के देखो यहाँ पे लिख दिया, और इसी तरह से इसको एंगल 4 + 5 + एंगल 6 भी उठा के यहाँ रख दिया। इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो अलग अलग दोनों की वैल्यू 180 है, 180 है, तो 180 180 मिलके 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 90 डिग्री कह रहे हैं और इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री कह रहे हैं, तो 90 डिग्री ये पूरा कैसे बनेगा? 90 डिग्री अगर है, ये है भी, तो एंगल 1 और 4 को प्लस करके बनेगा। अगर मान ले कि ये 90 डिग्री है भी, तो एंगल 1 और 4 को प्लस करके बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 और 6 को प्लस करके बनेगा। क्योंकि हमने SM डायगोनल ली है इसलिए हम 1436 में देख रहे हैं। अगर हमने OE डायगोनल ली होती तो हम इस वाले में देखते। तो कहने का मतलब मिला क्या, बात क्या हुई? कि अगर हम सारे एंगल को प्लस कर दे, कौन से एंगल? एंगल S, एंगल O, एंगल M, एंगल E। एंगल S क्या है तुम्हारा? एंगल S कैसे निकलेगा? एंगल 1 + एंगल 4 करके। इसी तरह से जल्दी से बताओ, एंगल M कैसे निकलेगा? एंगल 3 और एंगल 6 को प्लस करके, एंगल 6 को प्लस करके निकलेगा। और फिर एंगल O 5 है, एंगल E 2 है,
एंगल E2 है। तो यानी कि जब तीनों एंगल को हम सम कर देंगे, ये क्या लिखा क्या है, ये आपका, और ये जो चीज आपकी लिखी है, ये एक्चुअल में लिखी क्या है, ये लिखा है कि एंगल एस प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एम प्लस एंगल ई, यानी कि चारों एंगल को जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। सो फिर ये भी लिख देंगे, वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट। सो बस सो करके लिख देंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी, एक फैक्ट यहाँ से आपको मिल जाता है, जिसको आपको नोट करना है। इज देयर एनी डाउट? और फिर ये प्रूफ हो जाता है कि दिस एक्सप्लेन्स द इन द कोऑर्डिनेटर to have three right angles and with the fourth angle is not right angle is not possible। आपसे क्वेश्चन यही बनेगा, इज इट पॉसिबल। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, इज इट पॉसिबल करके, तो आप कह देंगे नो, इट इज नॉट, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कोऑर्डिनेटर टू हैव थ्री राइट एंगल्स विद द फोर्थ एंगल नॉट राइट एंगल, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप अपना जो नोट्स बनाती हैं, तो आप सॉल्यूशन जहां हमने लिखा है वहां पे इस क्वेश्चन को इस तरह से राइट करके लिखेंगे कि इट इज इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल टू हैव अ कोऑर्डिनेटर थ्री राइट एंगल्स विद द फोर्थ एंगल नॉट राइट एंगल। तो उसका डिडक्शन सॉल्यूशन इसी तरह से करके बताएंगी और डायग्राम बना। आगे देखिए, हम ये तो कोऑर्डिनेटर की बात हो गई, अभी पैरेललोग्राम शुरू नहीं हुआ था। अब पैरेललोग्राम शुरू हो रहा है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। क्या ऐसे कोऑर्डिनेटर बनाए जा सकते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो? हाँ, बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। फिर यहीं पे यही सारी क्वेश्चंस पूछ रहा है कि पैरेलल अपोजिट साइड्स हो, तो क्या क्या किया, दो पैरेलल लाइंस हमने खींच दी। कैसी दो पैरेलल लाइंस खींच दी, AB को DC के पैरेलल कर दिया और AD को BC के पैरेलल कर दिया। पैरेलल लाइंस है ये, इन्होंने ऐसे 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 खींची है, आप ऐसे 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 भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताएं, आर लार्जेस्ट सेट ऑफ कोऑर्डिनेटर एग्जिस्ट इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सच कोऑर्डिनेटर आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। यहाँ पे ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर के बहुत सारे सेट्स पाए जाते हैं जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पैरेललोग्राम में होता क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी पैरेललोग्राम की सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमें पता चली है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो डेफिनेशन यहाँ से आप पैरेललोग्राम की लिख सकती हैं कि हाँ, इन विच इट इज अ कोऑर्डिनेटर इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन अभी पैरेललोग्राम के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या जानना बाकी है कि इज अ रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम, ये चीज तो हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं वेन डायग्राम में कि ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर। नो, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि ये इसके वेन डायग्राम में आता है। ये जो वेन डायग्राम है इसको रिमाइंड करो। तो जिस तरह से सारे स्क्वायर, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो उसी तरह से ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, कैसा पैरेललोग्राम हो जाता है, रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल। हम ये जानते हैं कि हाँ, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप इसका आंसर में क्या क्या लिखेंगे, बस में वो अंडरलाइन करें। सो इट इज सेटिस्फाइज द पैरेललोग्राम डेफिनेशन। पैरेललोग्राम में भी यही चीज हो रही है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो हाँ, ये वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। हैंस इट इज नीडेड टू पैरेललोग्राम, हाँ, इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन कैसा पैरेललोग्राम कह सकते हैं, पैरेललोग्राम तो होगा लेकिन उसके सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो हाँ, जो रेक्टेंगल है वो तो पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट reverse is not true. Rectangle is a special kind of पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तुम एग्जाम में ना लिखना, एग्जाम में पूरा ही लिखना पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेलल लाइंस को हम लोग ऐसे बताते हैं। ये पैरेलल लाइंस का सिंबल होता है। लेकिन पैरेललोग्राम रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसी तरह से किसमें हो जाएगा कि जो स्क्वायर है is a special kind of is a rectangle. Square is a rectangle, but reverse is not true. इसलिए rectangle क्या नहीं होगा, वो square नहीं है, but reverse is not.
तो ये जो फैक्ट्स लिख देते हैं, ये आप रिमार्क करके नोट कर लीजिए, ये आपको हेल्प देगा। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यस यस, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, नेट प्रॉब्लम होता है। लेट अस कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर। ये क्वेश्चन के फॉर्म में है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपके फिगर इट आउट में आने वाला है। ठीक है, फिगर इट आउट से रिलेटेड है, विल कम। फिगर इट आउट में सेम यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 में से कोई होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना है। क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम, ड्रॉ पैरेललोग्राम। किस तरह से पैरेललोग्राम बनाना है, ये क्वेश्चन क्या है कि एक पैरेललोग्राम बनाना है विद एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल की, अगल बगल की, ठीक है, अगल बगल, जैसे कि ये और ये, जैसे कि ये और ये, जैसे कि ये और ये। तो ये अगल बगल की जो साइड्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं, अगल बगल की। तो ड्रॉ अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट, हाँ, नेक्स्ट टू, यस नेक्स्ट टू sides of length 4 centimeter and 5 centimeter and angle of 30 degree between them। तो मेन चीज नोट करने वाली क्या है कि पैरेललोग्राम के कंस्ट्रक्शन में आपको एडजेसेंट साइड्स की लेंथ देंगे। तो कौन सी साइड्स की लेंथ देंगे, एडजेसेंट साइड्स की लेंथ देंगे, और उन्हीं एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल देंगे। तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, वही चीज कंपास और प्रोटेक्टर वगैरह की मदद से, जैसे कल हम रेक्टेंगल फिगर इट आउट में कर रहे थे। तो फाइनल फिगर तो आपका ये बन के आएगा, लेकिन ये फाइनल कैसे आएगा, ये आपका स्टेप, यहाँ से ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या है, देखिए स्टेप 1 में सबसे पहले देखो, हम तुमको एक रफली बता देते हैं, फिगर में इतने अच्छे से समझ में नहीं आता। हम तुम्हें क्या रहा है यहाँ पे, रफली बता देते हैं। तो करना क्या होगा कि हमें एडजेसेंट साइड्स दी हैं, एडजेसेंट साइड्स को हम कुछ ए बी मान लेंगे। तो सपोज कि ये वाली, ये हमने ए बी खींची 4 सेंटीमीटर की, क्या खींची, ए बी खींची, 5 मान ले या 4 मान ले, कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं कि यहीं पे 5 लो यहीं पे 4 लो, कहीं कुछ भी ले सकते हो। तो सपोज कि यहीं ए बी हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या किया, 5 सेंटीमीटर और खींचना है, सॉरी 5 तो नीचे लिख दिया, 4 सेंटीमीटर खींचना है। तो ए बी से हम किस डायरेक्शन में खींचेंगे, क्या इसी डायरेक्शन में खींचेंगे, क्या इस डायरेक्शन में खींचेंगे, क्या इस डायरेक्शन में खींचेंगे, क्या इस डायरेक्शन में खींचेंगे। तो किस डायरेक्शन में जाएगी, इसके लिए हमें क्या दिया है, एंगल दिया है। क्या एंगल दिया है, 30 डिग्री, हमें 30 डिग्री बनाना है। तो इसका मतलब है ए को सेंटर मानते हुए विद द पॉइंट ए, हम ए से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री का एंगल समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, और फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो जब ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एंगल, कि कौन सा एंगल बनाना है। तो सपोज कि 5 तो हम बना चुके हैं, और 4 हमको बनाना है, तो बस ए से यहाँ तक हम 4 मान लेंगे, रूलर की मदद से मेजर कर लेंगे, या फिर कंपास से, जैसे बताया था ना कि स्केल पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो कंपास को ऐसे वी बना के स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ पे पेंसिल है कंपास की, यहाँ पे नीडल है कंपास की, तो ये जो बीच की दूरी आएगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। फिर यहाँ पे कंपास रखते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, और फिर ये जो आर्क मिली है हमें, ये हमें क्या बताएगी, ए बी, अगर ये सी तो ये डी हो जाएगा, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही चीज इसमें यहाँ पे इन्होंने किया है। ठीक है, समझ में आई बात कि कैसे करना है, एक रफली डायग्राम हमने तुमको बना के बता दिया है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हमको डी 3 पॉइंट मिल गया, अब क्या करेंगे, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसको, और फिर इसको ऐसे, इसके पैरेलल होनी चाहिए ना। तो चूंकि मेरे पास स्केल नहीं है, ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो ये पैरेलल लाइन बना दी, तो ये हमें ये सी पॉइंट बन जाएगा। यही चीज आपको किसमें करना है,
हम्म। जी बताइए। हम्म। हाँ। हाँ, मैंने यहाँ पे इसका रिवर्स लिया है। यहाँ पे आपका 4 है लेकिन मेरा 5 है। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप जरूरी बाइंडेड नहीं ना कि आपको 5 ही लेना है। ये मैं आपको क्लियर कर रही थी। अब आप अपने बुक का जो डायग्राम है उसको ही देख सकती हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है। तो इन्होंने यही किया कि ए बी क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 5 सेंटीमीटर विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो लिखने का तरीका है ना बेटा, इससे ये समझ में आ रहा है, विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बिटवीन देम। एडी पहले से आप 5 सेंटीमीटर नहीं खींच सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना। अभी यही चीज मैंने नोट आउट कराई कि किस डायरेक्शन में खींचेंगे, इधर खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, किस डायरेक्शन में खींचेंगे। तो डायरेक्शन हमको किससे पता चलेगा, एंगल जो दिया रहा है उससे पता चलेगा। तो हमको क्या करना है, हमें पहले एक ए बी बेस लाइन खींचनी है, फिर वहां से सबसे पहले एंगल बनाना है। तो स्टेप को क्लियर करने के लिए, जो स्टेप्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ये लिख दो कि सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट खींचेंगे जो कि आपका 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद स्टेप 2 क्या करेंगे कि एट पॉइंट ए, ए से क्या करेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पॉइंट ए से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हमको एक लाइन एल मिल जाएगी। उस एल लाइन पर हम कह देंगे कि उस एल लाइन पर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेते हुए हम एक आर्क मार्क करेंगे जो कि हमें 5 सेंटीमीटर एडी देगी। तो इस तरह से लिख सकती हो तुम, एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री गिव्स लाइन एल। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिख सकती हो कि मार्क एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस की, या लेंथ, डिस्टेंस नहीं होता लेंथ होता है तो लेंथ लिखते हैं, ऑफ लेंथ दैट इज कॉल्ड कितना, 4 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर आपको क्या देगा, एडी देगा। अब क्या करेंगे स्टेप 2 कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। अब हमें क्या करेंगे, स्टेप 2 आपको ऐसे लिखना है। अब आपका स्टेप 2 यहाँ पे स्टेप 4 हो जाएगा। बस आपके स्टेप्स नंबर काउंटिंग में डिफरेंस आएगा कि अब इतना करने के बाद अब हम ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। कितनी बड़ी भी खींच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके हमको हमको तो पैरेललोग्राम मिल ही जाएगा ना, ए डी सी डी। हम तो उसको लोकेट कर ही देंगे ना, नाम तो दे ही देंगे तो समझ में आएगा कि ए डी बी सी एक पैरेललोग्राम है। तो AB के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे DC, और फिर AD के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे BC या CB, और फिर सबको मिला देंगे। पैरेलल थ्रू B मार्क द पॉइंट एट विच दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट C। ठीक है, ABCD इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। बस ये आपका हो गया आंसर। तो सेम क्वेश्चन बेटा आपका फिगर इट आउट में है, बल्कि हम फिगर इट आउट पे चलें क्या, यहाँ पे फिगर इट आउट में आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन। थोड़ा टाइम ही लगेगा लेकिन चीजें तो क्लियर रहेंगी कम से कम। तो थोड़ा मैं छोटा करती हूँ ताकि मुझे पता चले फिगर इट आउट कहाँ है। हाँ, देखिए ये है फिगर इट आउट, ये है आपका फिगर इट आउट। इसको आपको करना रहेगा रोम्बस और पैरेललोग्राम के बाद। कौन सा क्वेश्चन बेटा, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ 140। नहीं, ये तो नहीं बना पाऊंगी अभी। यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट द रोम्बस हुज डायगोनल, चलो ये डायगोनल वाला अभी भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया है तो ये वाला भी नहीं बना पाऊंगी। अभी ये डायगोनल प्रॉपर्टीज, डायगोनल से कैसे बनता है ये नहीं आ पाऊंगी, चलो अभी नहीं है। अभी हमें देखना है कि डायगोनल से कैसे बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ हेल्प करेगा, जहां आपको एडजेसेंट साइड्स दी हो और एंगल दिया हो। तो जहां पर भी आपको क्वेश्चन में एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल दिया हो और आपसे कंस्ट्रक्शन करने को पूछे, तो एज सच आपको यही क्वेश्चन करके रखना है।
अब बात आती है कि व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल्स। हमने पैरेललोग्राम तो बना लिया, पैरेललोग्राम के एंगल्स क्या होंगे, तो ये आप डिडक्शन 6 में करेंगे कि व्हाट वी कैन से अबाउट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे रेक्टेंगल के और एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं, तो पैरेललोग्राम में क्या एंगल्स होते हैं वो आप यहाँ देखेंगे। इसको भी आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे कि फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको आप क्वेश्चन कैसे लिख सकती है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है, एक पैरेललोग्राम आपको कंसीडर कर लेना है, जैसा कि जस्ट अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस में किया है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का इन बिटवीन एंगल 30 डिग्री। ये हमें पता, एक एंगल पता है। अब हमें ये भी पता है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ए बी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये तो कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन से ही हम निकाल चुके हैं कि अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेलल होती हैं, यानी कि ये पैरेलल होगी इसके, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी और ये इसके पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो हमने क्या लिख दिया कि अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो ट्रांसवर्जर यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे कि DC और AB पैरेलल हैं और AD और BC ट्रांसवर्जर हैं, उनको कट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इधर आ जाए तो AD और BC पैरेलल है और AB ट्रांसवर्जर और DC ट्रांसवर्जर उसको कट कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रांसवर्जर की प्रॉपर्टीज लगेंगी। तो यही लिखा गया है कि AB इज पैरेलल टू DC। अगर हमने एक साइड ले लिया, हम क्योंकि हमें यहाँ सारी चीजें पता है, तो हम AB और DC यानी कि यहाँ से लेंगे ट्रांसवर्जर DA को मान लेंगे या AD को मान लेंगे। अगर हमें ये वाला एंगल पता होता यहाँ पे तो हम इस ABC को ट्रांसवर्जर मान लेते, उस ट्रांसवर्जर की प्रॉपर्टी से करते, लेकिन हमें इधर का पता है तो हम यहाँ से करेंगे। तो यही चीज लिखा कि ABCD, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज ट्रांसवर्जर टू देम। तो ट्रांसवर्जर की प्रॉपर्टी से क्या होगा, सेम साइड यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता था। तो यानी कि एंगल A और एंगल D दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्जर, दैट मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम इक्वल होते थे और इंटरनल एंगल्स में है तो सेम साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता था। इसी तरह से क्या होगा, अगर 180 डिग्री है तो अगर यहाँ एंगल A की वैल्यू हमें पता है दैट इज 30 डिग्री, तो क्या करेंगे, एंगल A की जगह 30 डिग्री रख देंगे। एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30, 180 में से 18 में से 3 150, 50 आ जाएगा। यानी कि एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका क्या निकल आया, ये आ गया आपका एंगल D। एंगल D की वैल्यू आ गई 150, एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 150। सेम चीज हम इसके साथ करेंगे कि हाँ कि AD और BC पैरेलल लाइन है और DC ट्रांसवर्सल है, DC ट्रांसवर्जर है। जब DC ट्रांसवर्जर है तो एंगल C निकालेंगे। ये भी यही होगा कि एंगल D प्लस एंगल C क्या हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि ये लिखा है। अब हमने किसको ट्रांसवर्जर मान लिया, CD को। पहले हमने किसको ट्रांसवर्जर माना था, AD को जिसपे एंगल बन रहा था जिसके साथ। अब एंगल D मिल गया है हमें, तो C निकालने के लिए हम DC को ट्रांसवर्जर मान लेंगे। तो CD भी ट्रांसवर्जर है और CD ट्रांसवर्जर के लिए कौन पैरेलल होगा, CD अगर ट्रांसवर्जर है तो उसके लिए पैरेलल BC और AD होगा। तो इस तरह से D प्लस C भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल C प्लस D 180 डिग्री, एंगल D की वैल्यू 150 है तो 150 माइनस करेंगे 180 में से 30 बचेगा, तो यानी कि एंगल C कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी यही हो जाएगा। अब BC हमारा ट्रांसवर्जर हो जाएगा, तो यानी कि एंगल C प्लस एंगल B भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि BC आपका ट्रांसवर्जर हो जाएगा और पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी, DC इज पैरेलल टू AB के लिए ये हो जाएगा। अब एंगल C 30 डिग्री है तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30, तो ये एंगल B कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये एंगल आपका 150 डिग्री हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है और एडजेसेंट साइड्स के एंगल का सम 180 डिग्री है। तो दो प्रॉपर्टी आपको यहाँ से पता चलती है, क्या कि we see that in this paragraph the adjacent pair of angles add up to 180 डिग्री, यानी कि adjacent angles सप्लीमेंट्री हो रहे हैं और अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया
कि पैरेललोग्राम के एंगल्स क्या होते हैं। तो अभी तक प्रॉपर्टी 1 में हमने क्या सीखा कि जो अपोजिट साइड वो पैरेलल होती है। प्रॉपर्टी 2 में क्या सीखा, ये सीखा कि एडजेसेंट पेयर के एंगल्स का सम 180 होता है और अपोजिट पेयर आमने सामने के एंगल्स, अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं। इज इट दैट क्लियर? तो ये आपको दो दो प्रॉपर्टी अभी तक हुई। तो इस हिसाब से एंगल ए सी के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और एंगल बी डी के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 150 डिग्री है। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे आपका अभी क्या होता है, आपका ये खत्म होता है कि पैरेललोग्राम के एंगल्स क्या होते हैं। अच्छा, एंगल्स होते हैं, व्हाट अबाउट द अपोजिट एंगल्स, विल दे बी इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम्स? अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर पूछ रहा है कि विल दे बी इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम्स, क्या ये दो हर पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, हर पैरेललोग्राम में? ये डिडक्ट करना है। तो इसके डिडक्शन के लिए हम क्या कर लेंगे कि हम, ये आपका क्वेश्चन, हाँ नहीं, ये कह रहा है कि आर और ई बराबर होंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई बराबर होते हैं। ये एक पैरेललोग्राम में अभी हमने ऊपर देखा, लेकिन क्या सभी पैरेललोग्राम में ऐसा होगा? तो हमने सभी के लिए एक एक्स एंगल लेकर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी किया था। तो क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, ये आपको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा यहाँ से। और लेट अस, यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन होगा कि लेट अस टेक वन ऑफ द एंगल टू बी एक्स। अभी हम 30 डिग्री नहीं मान रहे हैं, अब हम एक्स, कोई भी एक्स वेरिएबल मान रहे हैं एंगल को। और फिर पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से कि ट्रांसवर्जर है, तो ये वही चीज कि एंगल, ये चीज पूरा लिखोगी ना कि पी आर जो है वो ट्रांसवर्जर है और आर ए पैरेलल है पीई के। तो क्या हो जाएगा कि सेम इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होंगे। जो ऊपर अभी कंडक्ट कोड किया है उसी को यहाँ पर भी लिखोगी। तो एंगल पी प्लस आर 180 डिग्री हो जाता है। तो पी की वैल्यू पता है एक्स है, पी की वैल्यू रख देंगे, तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एक्स। फिर इसी तरह से जैसे अभी ऊपर किया था कि अब आर ए को ट्रांसवर्सल ले लेंगे और ए ई और आर पी को पैरेलल ले लेंगे, तो सेम चीज ये भी हो जाएगा कि 180 डिग्री प्लस माइनस एक्स एंगल आर प्लस एंगल ए। तो क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे जब ये आएगा आपका, ये आपने ये लिखा। उसके बाद आपका क्या हुआ, 180 डिग्री माइनस एक्स इधर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो यानी कि यहाँ वाला एंगल एक्स हो जाएगा। और फिर इसी तरह से आप AE को ट्रांसवर्जन मानते हुए PE और RA को पैरेलल कहेंगी, तो एंगल A प्लस एंगल E ये क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और एंगल A आपका x है, तो एंगल E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो यानी कि ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो क्या देखा आपने कि हाँ, this the opposite angles of a parallelogram all are always equal। सारे के सारे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब बात आती है व्हाट वी कैन से अबाउट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में हमें ये पता है, नहीं 100 वाला नहीं देना है, शीट वापस करना है, सर को दे आओ, कह दो उनको शीट वापस कर देंगे। एक मिनट को बता, जस्ट अ मिनट।
हाँ, तो हमने पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में ये तो पता कर रखा है कि पैरेलल होती है, लेकिन इक्वल होती है नहीं होती है, बाइसेक्ट करती है, क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, साइड्स इक्वल होती है कि नहीं होती है। तो उसके लिए कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि आर द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाते हुए आर द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल और नॉट, क्या होती है नहीं होती है, उसी का आपका डिडक्शन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। यहाँ से आपको लिखना होगा, क्या करना होगा, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इस तरह का पैरेललोग्राम, इस तरह का बहुत इजी होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह का पैरेललोग्राम, तो इस तरह का पैरेललोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया तो फिर क्या किया, इसमें हम इस एडी डीबी को एक डायगोनल ले लेंगे। जैसे ही डीबी एक डायगोनल लेंगे तो हमें एक ग्रीन ट्राइंगल मिलेगा और एक ऑरेंज ट्राइंगल मिलेगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। अच्छा, हमें अभी तक क्या पता है पैरेललोग्राम के बारे में कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं, तो इसका मतलब एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, और एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। और बराबर का, हाँ देखो, वन आर्क सिंगल आर्क ए में, सिंगल आर्क सी में, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है। डबल आर्क डी में एक्चुअली ये पूरा ही एंगल बराबर होगा। भाई ये बताओ, जब ये पूरा एंगल बराबर हो रहा है, ये पूरा एंगल बराबर है, ये पूरा एंगल बराबर है, तो ये आधा एंगल भी तो बराबर ही होगा। नहीं, क्यों कह सकते हैं, अपोजिट साइड्स को एडजेसेंट क्यों कहेंगे, अपोजिट अपोजिट होती है, एडजेसेंट एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट का मतलब नेक्स्ट होता है, अपोजिट का मतलब सामने सामने होता है, तो अपोजिट को एडजेसेंट क्यों कहेंगे। हम ये बता रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं, क्लियर कराना चाह रहे हैं कि जब ये पूरा एंगल बराबर होता है पैरेललोग्राम में कि नहीं, होता है कि नहीं, तो जब पूरा बराबर हो रहा है तो उसका अगर आधा कर दिया तब भी तो बराबर ही होंगे ना, है ना। जैसे कि अगर 90 है तो उसका आधा कर दोगे तो 45 में टूट जाएगा ना, तो दोनों बराबर ही तो होंगे। हाँ, यही चीज हम क्लियर करवाना चाह रहे थे। तो क्या है कि एंगल डी, तो अगर ये पूरा एंगल इक्वल है तो आधा एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो बराबर तो ये इसके भी होगा, लेकिन हमको सॉल्यूशन पाने के लिए क्या चीज लेनी है, हर चीज नहीं ले लेंगे, क्या चीज लेनी है ये देखना है। तो क्या चीज लिया, इस ट्राइंगल का एंगल डी ले लिया और ऑरेंज वाले ट्राइंगल का एंगल बी ले लिया। ये कंस्ट्रक्शन पहले आपको समझना है। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन आपको समझना है। और ये जो एरो बना है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल, कि बीसी किसके पैरेलल है, एडी के। और जो ये एरो बना है, ये सिंगल एरो, सिंगल एरो यानी कि डीसी किसके पैरेलल है, एबी। तो जहां जो सिंगल एरो है वो सिंगल एरो के पैरेलल होगी, जहां डबल एरो है वो डबल एरो के पैरेलल होगी, जहां सिंगल आर्क है वो एंगल सिंगल आर्क वाले एंगल के बराबर होगा, और जहां पे डबल आर्क है वो डबल आर्क वाले एंगल के बराबर होगा। पहले सबसे पहले ये चीज समझना है, नहीं तो यही नहीं समझ में आता कि ये साइंस क्या है। देखो, ट्राइंगल, ट्राइंगल, ग्रीन ग्रीन ट्राइंगल देखो, ऑरेंज ट्राइंगल देखो। ग्रीन ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ, ग्रीन ट्राइंगल का नाम डी ए बी है, ऑरेंज ट्राइंगल का नाम बी सी डी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, डी भी कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, और ए एंगल, इस ग्रीन ट्राइंगल का ए एंगल ऑरेंज ट्राइंगल के सी के बराबर है, और ग्रीन ट्राइंगल का डी एंगल ऑरेंज ट्राइंगल के बी एंगल के बराबर है। इसका मतलब है दो एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल में, और एक कॉमन साइड, जाहिर से बात है बराबर होगी ही दोनों साइड में, तो हमें एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी मिली। अब आ जाओ यहीं पे, ये जो जितनी भी चीजें हमने बोली बताई, सब यही लिखी हुई मिल रही है। तो an angle ABDCD, the angles marked with the single arc are equal as they are opposite angles of a parallelogram। ये सब लिखने की कुछ जरूरत नहीं ना,
तुमने बना दिया है ना, कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन में बना दिया है ना, तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। बस तुम डायरेक्ट यहीं से आ जाओ। ये सारी चीजें कैसे लिखोगे, हम शॉर्ट में तुम्हें यहाँ पे बता देते हैं कि ये सारी चीजें कैसे लिखोगी। इसको इस तरह से लिखना, यहाँ पे लिख देना कि इन ट्राइंगल एबीडी एंड ए सी डी बी क्या क्या हो रहा है। एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है, और डीबी डीबी के बराबर है। क्यों क्यों डीबी डीबी के बराबर है? क्योंकि कॉमन साइड है, सी एस है, कॉमन साइड से। जैसे ही ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, देयर इज बाय द ए एस कंडीशन, ए एस कॉन्ग्रुएंसी, हमें क्या मिल जाता है, कौन सा ट्राइंगल बराबर है, ट्राइंगल ए बी डी बराबर है ट्राइंगल सी डी बी के। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि उनकी ये साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ए बी बराबर होगा BC के और BC बराबर होगा AD के। Hence, therefore, the opposite sides of parallelogram are equal. That's it. ये आपका आंसर यहाँ पे खत्म। Any doubt? ठीक है, आज हम लोग सिर्फ पैरेललोग्राम का ही करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है तो कंफ्यूजन होती है, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जो कि एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको ये फिगर दे दें, ये वाला फिगर यहाँ पे बनाकर दे दें फिगर। अब आपसे कहें कि जो ट्राइंगल एबीडी है, एबीडी ए दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों ग्रीन ट्राइंगल, और दोनों ये लिख के दे दें, एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी बी। फिर आपसे पूछे कि ये बताओ कि इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू सीबीडी, तो इसका आंसर क्या लिखोगी, इसका आंसर क्या लिखोगी? हाँ, सीबीडी क्या हुआ, जब हम एबीडी करते हैं तो ए में सिंगल आर्क वाला एंगल, तो भाई ए जो शॉर्ट में जैसे समझ लो कि तुम्हारा जो ए वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए है, वो कॉन्ग्रेंट है सी के, और जो डी वर्टेक्स है वो कॉन्ग्रेंट है बी के, और जो बी वर्टेक्स है वो कॉन्ग्रेंट है डी के। तो जो जिसके कॉन्ग्रेंट है, वर्टेक्स का क्रम, वर्टेक्स का ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं कॉन्ग्रेंसी में, नहीं तो कॉन्ग्रेंसी नहीं रहेगी। वर्टेक्स का ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं। तो इज इट रॉन्ग? यस, इट इज रॉन्ग। ऐसा लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम ए बी डी को कॉन्ग्रेंस बता रहे हैं सी बी डी के, तो सी बी डी डी, ये वाला एंगल यहाँ पे डी लास्ट में आ रहा है और यहाँ पहले बीच में आ जा रहा है, यहाँ पे बीच में आ जा रहा है। ए सी की कॉन्ग्रेंट है, हाँ है, लेकिन क्या बी बी की कॉन्ग्रेंट है? नहीं, बी तो डी के कॉन्ग्रेंट है ना। तो क्या होना चाहिए, सी डी बी होना चाहिए, ना कि सी डी डी होना चाहिए। इसका आंसर क्या लिखोगी अगर एग्जाम में आ जाए, वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देख लेना इसका आंसर। इसका आंसर ये लिखना है कि नो, इट इज रॉन्ग टू राइट क्या, ट्राइंगल ए बी डी, थोड़ा सा पैरेललोग्राम को इग्नोर करना, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी डी, ये लिखना गलत है। बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों, इनकॉन्ग्रेंट triangles, incongruent triangles, the corresponding vertices must be written in the same order. Order same होना चाहिए, in the same order. So what is the same correct? So here the correct order, correct correspondence order is क्या है कि A जो है वो कॉन्ग्रेंट है C के,
ठीक है। और फिर हम यहाँ कॉमा लगा के यहाँ पे लिख रहे हैं बी जो कॉन्ग्रेंट है वो डी के है एंड डी जो कॉन्ग्रेंट है वो बी के है। कॉन्ग्रेंसी लिखने का तरीका है। सो हैंस द करेक्ट ऑर्डर विल बी क्या हो जाएगा, सी डी बी नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी बी। ठीक। हाँ, बताइए। इसको देखें कि अब कितना बचा है। फिर आपका क्या है, फिर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ, आर्स इज एक्सटेंडेड, तो प्रॉपर्टीज हो गई। फिर आपका क्या आ रहा है, फिर आपका वही है कि रोम्बस आ जा रहा है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसके लिए 5 मिनट रुको ताकि पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए। क्या प्रॉपर्टी है इसमें, डिडक्शन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स इन अ पैरेललोग्राम, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स बस पूछ रहा है। तो उसके लिए पैरेललोग्राम बना लेंगे, ऑरेंज और ग्रीन ले लेंगे। इसमें भी हमें क्या, ट्राइंगल की ए ए ओ ई इज कॉन्ग्रेंट टू वाई ओ एस, ए ओ ई ए ओ ई को वाई ओ एस के कॉन्ग्रेंट दिखाना है। बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ है जैसे अभी किया है कि अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ए वाई के बराबर हो जाएगा, ई जो है वो एस के बराबर हो जाएगा। और जो साइड्स है, कॉमन साइड्स कौन सी है, ये आपकी ए ई। अभी तो हमें ये पता है ना क्या क्या लगाया कि एंगल ए आपका किसके बराबर है, एंगल वाई के, और एंगल एस आपका बराबर है एंगल ई के, और अपोजिट साइड्स बराबर है, यानी कि ए ई बराबर है एस वाई के। आपको सिर्फ यहाँ पे यही लिखना है, इन द ट्राइंगल ए ई ओ एंड एस ओ वाई दिस इज। और जैसे ही ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि कॉन्ग्रेंसी हो गई। जब कॉन्ग्रेंसी हो गई तो इसका मतलब है कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ वाई के, और ई ओ बराबर हो जाएगा ओ एस के। इसका मतलब है बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। इसका मतलब है कि हाँ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पर कट करते हैं, हेंस प्रूव। तो ये प्रॉपर्टी 4 हो जाएगी। तो आपका होमवर्क क्या है, बस यहाँ तक हमने करा रोबस हम कर देखेंगे। होमवर्क आपका ये है कि जो भी क्वेश्चन है, डिडक्शन है, उसको क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व करना है। सारी प्रॉपर्टीज को बाद में फिर से चारों प्रॉपर्टीज को लिखना है। दैट्स इट। नाउ यू कैन लीव द क्लास।